नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज का विषय है कृषि में समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, एक दोहा मुझे याद आता है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। और इस बार बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, ऐसे में हमारे किसान भाई बहुत परेशान हुए हैं। आज विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव वर्मा। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय खरीफ का मौसम चल रहा है और किसान भाई इस समय बहुत सारी, जैसा कि उन्होंने बताया, जो सबसे बड़ी हमारी समस्या अतिवृष्टि की है, अत्यधिक वर्षा की। और अधिकतर ज़िलों में मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि सामान्य से अधिक वर्षा हो गई है, और जिसके चलते हमारे किसान भाइयों को जो खरीफ की मुख्य फसलें हैं, जो सोयाबीन है, धान है, इसके बाद आपका बहुत सारा जो क्षेत्र है मक्का का है, मूंगफली है, उड़द मूंग है, जो हमारे किसान भाइयों के जो कम अवधि के थे, तो उनमें भी समस्याएं आई हैं। तो ये जो मौसम है, इसके चलते हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। और आज की इस वार्ता में हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और हम बताएंगे किसान भाइयों को कौन सी बातों का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए कि कृषि में इस समय क्या क्या बातें उनको ध्यान में रखनी है। देखिए, मैंने जैसा कि बताया, सबसे प्रमुख हमारी फसल है सोयाबीन। जी। सोयाबीन की जो फसल है, उसमें आमतौर पे हम लोग देखते हैं किसान भाई मेड़ नाली पद्धति से बुवाई नहीं करते हैं। और जैसा कि हमेशा वैज्ञानिक पद्धति में हम लोग बता रहे हैं काफ़ी समय से किसान भाइयों की, जब से वर्षा जो असामान्य स्थितियां पैदा हुई हैं, क्लाइमेट चेंज आया है, बिल्कुल। तो कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी कम वर्षा हो जाती है, या ऐसी स्थिति बन जाती है असामान्य बारिश के चलते। तो किसान भाइयों को सोयाबीन की फसल में सबसे बड़ी समस्या जाती है जल भराव की। जी। और इस समय हम देख रहे हैं लगभग सभी फसलों में जल भराव की स्थिति बन रही है। और सोयाबीन में यदि 24 घंटे से अधिक जल भराव रहता है, तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि अब वो फसल बचने की स्थिति में नहीं रहती है। जी। 24 घंटे यदि डूब में रहती है फसल, जी। तो उसके बचने की संभावना बहुत कम रहती है। जी। और इस समय जो अवधि है हमारी फसलों में, अगस्त का महीना लगभग ख़त्म पे है, और जुलाई प्रथम सप्ताह, और कई बार जून में इस बार बोनी हो गई है कई किसानों की, जून अंतिम और जुलाई प्रथम सप्ताह में बोनी हुई। मतलब लगभग 50 दिन के ऊपर की फसल हमारी सोयाबीन के किसान भाइयों की है। जी। तो इस समय जो सबसे प्रमुख समस्या हमारे किसान भाइयों को जा रही है, वो जल भराव की जा रही है। यदि वो हमेशा मेड़ नाली पद्धति से बुवाई करें, तो जल निकास प्रॉपर रहता है, अतिरिक्त जल जो नालियों से निकल जाता है। और अवर्षा की स्थिति भी बनती है जब, तो जो आपका नमी है नालियों में संचित रहती है और जड़ों के पास नमी रहती है, इससे हमारे किसान भाइयों को नुकसान सोयाबीन की फसल में नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कई जगह बाढ़ की स्थिति भी बनी है, जिससे डूब क्षेत्र हो गए हैं, कई फसलों में डूब गई हैं, और कोई 24 घंटे तक भी डूबी रही है, कोई उसके बाद भी, और कोई उस कम समय के लिए भी डूबी रही। तो मैं यहाँ किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि जो फसल ज़्यादा देर तक डूबी रही है आपकी, और बैक वाटर जब रहता है, तो थमा हुआ पानी जब रहता है, तो वो साथ में मिट्टी छोड़ के जाता पत्तियों पर, तो उससे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ डूब क्षेत्र रहा है, जो फसलें डूबी हैं, तो उनको चाहिए कि तत्काल वहाँ जैसे ही पानी का निकास करें, तुरंत वहाँ। और धान वाले किसान भाइयों को भी यहाँ मैं बता दूँ कि ये होता है कि वर्षा का जो पानी है और बाढ़ का जो पानी है, बाढ़ का पानी हमारे किसान भाई उसमें संचित कर लेते हैं धान में, कि अब बारिश हुई नहीं हुई, उस स्थिति को डर से वो पानी को अपने खेतों में संचित कर लेते हैं। तो ऐसा उनको नहीं करना है, क्योंकि बाढ़ का जो पानी आता है उसमें कई तरह के केमिकल आते हैं। क्योंकि खेतों से बहुत ज़्यादा इस समय हम देख रहे हैं केमिकल का उपयोग, बहुत ज़्यादा रसायनों का, कई तरह के रसायनों का उपयोग हो रहा है। तो वो रसायन भी उसके खेत में आ जाते किसान भाई के, और वो पानी के साथ अपने खेत में उसकी बने रहते हैं। अब हो सकता है कि वो उस फसल के लिए रसायन हानिकारक हो, जो उसने फसल लगाई हुई है। तो आप सबसे पहले वहाँ से जल निकास करिए, चाहे वो धान का खेत हो, चाहे मक्का का, चाहे सोयाबीन। वो धान के खेत का जो पुराना पानी है वो आप निकाल दीजिए, बाढ़ के बाढ़ वाले पानी को आप वहाँ से निकाल दीजिए, और ताज़ा पानी आप जो है पुनः उसमें भरिए। तो डॉक्टर साहब, तो ये एक प्रमुख चीज़ है इसमें। दूसरी मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ किसान भाइयों को कि
जहाँ आपकी जैसे डूब क्षेत्र थे, जी। फसल डूब गई थी, कुछ घंटे डूबी रही, बिल्कुल। तो का पानी निकल जाने के उपरांत वहाँ स्प्रिंकलर से लाइफ सेविंग इरिगेशन भी हो जाएगी। जी। स्प्रिंकलर से सिंचाई करने से फव्वारा पद्धति, यदि उसके बाद बारिश नहीं होती है, पानी निकल जाता है और ऊपर वर्षा नहीं होती है, तो आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करें तो उससे जो पत्तियों की जो मिट्टी है वो धुल जाएगी और ट्रांसपीरेशन रेट, प्रकाश संश्लेषण की जो बाधित हो रही है क्रिया, वो चालू हो जाएगी। तो इससे हमारे किसान भाइयों को जो आगामी, चूँकि अब वो वानस्पतिक स्टेज अवस्था से फसल हमारी पकवन मतलब फली अवस्था में जाने वाली है, तो उस स्टेज में जाने के लिए जो संचित आपके उसमें है, संचित है जो आपका क्लोरोफिल संचित है पत्तियों में, तो वो संचित पदार्थ उत्पादन अवस्था में जा रहा है, तो वो बाधित होता है। तो यदि ऐसा करेंगे, स्प्रिंकलर से सिंचाई कर दें जी। पहला, और जल निकास समुचित कर दें, तो उससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया हमारे किसान भाइयों को कि जो बाढ़ का पानी है उसको रोकना नहीं है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, खेत में नहीं रोकना है, चाहे धान की फसल भी है तो भी नहीं रोकना है, क्योंकि इस बाढ़ के तो पानी रुकना ही में नहीं है। कुछ हानिकारक तत्व भी हो सकते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यदि स्प्रिंकलर से बाढ़ का पानी निकालने के बाद यदि स्प्रिंकलर से सिंचाई की जाए तो पत्तियों पर जो मिट्टी है वह भी दूर हो जाएगी, जिससे प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, इसके बाद हमारे किसान भाइयों को आप अवगत कराइए कि सोयाबीन की फसल में इस समय बारिश का मौसम है, आर्द्रता है, तो कीटों का प्रकोप भी होता है, तो उससे वह कैसे निजात पाएँ? देखिए, सोयाबीन हमारे प्रदेश की प्रमुख फसल है अभी भी खरीफ में, और उससे काफ़ी बड़ा क्षेत्र आच्छादन हमारा है, 60% अभी भी हम देश का कर रहे हैं लगभग उत्पादन सोयाबीन में। क्षेत्र आच्छादन को ध्यान में रखते हुए जल निकास की समुचित व्यवस्था करें जहाँ भी आपका सोयाबीन लगा है। इसके बाद आपकी कीट व्याधियों का प्रकोप इस माह अगस्त 15 के बाद चालू हो जाता है। जी बिल्कुल। तो जिसमें सबसे प्रमुख जो कीट हैं उनका जो प्रकोप इसमें होता है, जिसमें टोबैको कैटरपिलर, तंबाकू की इल्ली बोलते हैं जिसको, ये सबसे प्रमुख कीट है। इस समय आ रहा है, कई जगह पे हमको देखने को मिल भी रहा है सोयाबीन की फसल में। ये पत्तियों की निचली सतह से नुकसान पहुंचाना चालू करता है, पत्तियां बिल्कुल छन्नी की तरह दिखने लगती हैं, आपकी जो पत्ती सोयाबीन की छन्नी की तरह। तो इसको ऑब्जर्व या देखने की जो किसान भाई ध्यान दें, खेतों की मेड़ों का तरफ जाएं, खेतों की मेड़ों के पास जाके देखें। ये मेड़ों से अंदर की तरफ बढ़ता है, निगरानी रखते ना, सतत निगरानी, तो ये अंदर की तरफ जाता है, तो वो शुरू में ही उनको कुछ पौधे ऐसे दिखेंगे कि सफ़ेद पत्तियाँ हो रही हैं जी, तो वो समझ जाएं कि इसमें टोबैको कैटरपिलर की प्रकोप आ गई है, तंबाकू की इल्ली का प्रकोप आ गई है। तो पहला तो ये है। दूसरा ग्रीन सेमुलूपर, जो पत्तियों को कुतरने वाली इल्ली है, ये भी वेजिटेटिव अवस्था में नुकसान पहुंचाती है जी। तीसरा है गर्डल बीटल। ये तीन प्रमुख जो कीट हैं सोयाबीन को सबसे ज़्यादा इस अवस्था में नुकसान पहुंचाते हैं। गर्डल बीटल हमारी जैसे ही फलियां बनना आरंभ होंगी उस समय हमारी तने की दो स्टेम की दो उसके इंटरनोड के बीच में 3 छेद करके अंडे दे देती है। डॉक्टर साहब, पर्व संधियों की बात कर रहे हैं। पर्व संधियों के 2 के बीच में 3 छेद दिखेंगे हमारे, और जहाँ से वो मुंडी लटक जाएगी। हाँ, ऊपर की जो 3 पत्तियों की मुंडी लटकी हुई दिखेंगी खेत में। ये इसका देखने का तरीका। जब आप तने को खोलेंगे तो या तो उसमें एग मिलेगा, अंडा मिलेगा उसका, और या फिर इल्ली अवस्था उसकी जो आ गई होगी वो भी उसमें मिल सकती है। तो इस तरह से ये 3 हमारे जो कीट हैं सोयाबीन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इनके बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले चाहिए कि फेरोमोन ट्रैप लगाएं, तो इससे पता चल जाएगा कि कौन से कीट आपकी फसल में आ रहे हैं। फेरोमोन ट्रैप में 1 हेक्टेयर में लगभग 10 ट्रैप हमको लगाने चाहिए, और उनका जो लेयर है वो उस हिसाब से ही हमें चयन करना चाहिए कि जो इल्लियों का लेपिडोप्टेरा वाला आपका लेयर लगेगा, लेपिडोप्टेरा की इल्ली आती हैं तो वो लेयर आपको उसमें लगाना है। इसके बाद दूसरा है स्टिकी ट्रैप। एक और समस्या इस समय हमारे फसल में जो आती है वो बीमारी की, वो है येलो विंग मोजैक, पीत वर्णक रोग। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन किसान भाइयों में हो जाता है, तो उस पर ध्यान रखना। पूरी चित्तीदार यदि पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो वो पीत वर्णक है, रोग है। हाँ, रोग है जी। और यदि वो पत्ती पूरी पीली हो रही हैं जी, तो वो डिफिशियंसी है, तो ये दो पोषक तत्व की कमी है। तो ये बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप ये जो तीनों तरह की जो इल्लियाँ हैं
इनसे प्रकोप के लिए पहले मैंने बताया कि आप फेरोमोन ट्रैप लगाएं। बिल्कुल। दूसरा बर्ड पर्चर खूंटी, मतलब चिड़ियों को बैठने की खूंटियाँ लगाएं, जिससे कि ये इल्ली की जो तितलियां हैं, मतलब जो अंडे देती हैं, जी। यदि पक्षी बैठेंगे बर्ड पर्चर, आप टी आकार की खूंटियाँ लगाएंगे, उस पर पक्षी बैठेंगे तो वो आपकी तितलियों को खा लेंगे। और इसमें जैसा कि मैंने बताया टोबैको कैटरपिलर, तो इसकी जो मादा तितली है वो लगभग 900 से 1000 और 2000 तक के अंडे देते, 2000 तक अंडे एग लेइंग करती है अपने जीवन काल में। जी जी। तो इतना ज़्यादा एग लेइंग करने की वजह से यदि आपकी मादा तितलियों को पक्षी खा लेंगे जी। तो वो अंडे देने की स्थिति नहीं बनेगी। तो बर्ड पर्चर लगाएं। जी। इसके बाद जो एक और बीमारी मैंने जो बताई थी पीत वर्णक रोग, उससे बचाव के लिए आपको स्टिकी ट्रैप लगाने, चिपचिपे प्रपंच लगाने हैं। तो ये व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त यदि आप जैविक छिड़काव पे जाते तो बेवेरिया बेसियाना नामक हमारी जो दवाई है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सभी सेंटरों पर लगभग उपलब्ध है, बनाई जा रही। तो आप उसका छिड़काव अपने खेतों में करें। और उससे ये एक फफूंदी ही, इल्लियों पे आने वाली फफूंदी होती है बेवेरिया बेसियाना जी। और यदि आप छिड़काव करेंगे और आपके खेत में इल्लियों का प्रकोप है तो उनकी चमड़ी को ये फफूंदी खा जाती है और वो इल्लियाँ सफ़ेद होकर के, जैविक तरीका है, इल्लियाँ सफ़ेद होकर के लटक जाती हैं। तो डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूँगा। किसान भाइयों, अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। चर्चा कर रहे थे हम कैसे कीटों से हम निजात पाए। इसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया फेरोमोन ट्रैप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खूंटी, टी आकार की खूंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूवेरिया बेसियाना एक जैविक तरीका है कीटों से बचने का। डॉक्टर साहब, इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि एक और प्रमुख फसल है धान। जी, धान में कीट की समस्या जो है, रोग की समस्या है, उससे किसान भाई कैसे निजात पाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस समय धान हमारे काफ़ी क्षेत्रों में लगने लगी है जी। तो धान में जो प्रमुख समस्या आती है वो ब्लाइट और ब्लास्ट रोग की आती है जी। तो लेटर स्टेज, मतलब बाद की अवस्था में ब्लास्ट की समस्या ज़्यादा होती है, जिसमें आँखों के ब्राउन कलर के धब्बे आँखों जैसे बने हुए पत्तियों पे भी दिखेंगे और यदि बाली निकल आई है तो उस पर भी दिखेंगे आपको, आँख बनी हुई दिखेगी पत्तियों पे जी। तो ये पहचान है। और बीच में स्पोर्स दिखेंगे उसके ब्लास्ट के। और ब्लाइट जो डिसीज है उसमें सिरा पत्ती जो है वो सूख जाती है, नीचे की तरफ सूखना आरंभ होती है। ब्लाइट किनार से सूखना आरंभ होती है बीच की तरफ जी। तो ये दोनों बीमारियों के लक्षण हैं। इनसे बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को टेबुकोनाजोल नामक जो दवा है जी, उसका 2 ग्राम का छिड़काव प्रति लीटर पानी के हिसाब से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी जो 2 दवाइयाँ हैं, इनका छिड़काव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और लगभग 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति पंप। 15 लीटर का जो पंप है उसमें 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना करके छिड़काव करें तो इससे काफ़ी बचाव उनको मिलेगा। इसके अलावा इनको राइजोक्टोन या रूट रॉट जो बीमारी इसमें आती है,
इससे भी हमारे के जड़ सड़ने की जो समस्या सोयाबीन में आती है, उससे भी दवाइयाँ डालने से किसान भाइयों को काफ़ी बचाव मिलेगा। और वो पैच में आती है, पूरे चंदके सूखे हुए हमारे खेतों में देखने को मिलते हैं। तो इस दवाई का छिड़काव आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो घोल है इसका छिड़काव करें तो इससे काफ़ी आपको बचत मिलेगी। पंप का नोजल खोल दें और ड्रेंचिंग करें तो शीघ्र मतलब लाभ मिलेगा इससे। तो ये इस तरह से हमारी जो धान के रोगों से बचाव कर सकते हैं किसान भाई। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ब्लास्ट रोग जो है धान में महत्वपूर्ण रोग है और इसमें आँख के जैसे लक्षण हमें दिखाई देंगे, बन जाते हैं। और इन दोनों बीमारियों से बचाव के लिए जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 2 दवाइयाँ हैं, 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और लगभग 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 15 लीटर के पंप में, है ना। ये रेशियो किसान भाइयों को ध्यान रखना है और इसका छिड़काव करें तो इससे बचाव उनको मिलेगा इन बीमारियों से। डॉक्टर साहब, आपने रोगों के बारे में मेरे किसान भाइयों को बहुत अच्छे से मार्गदर्शित किया है। अब इसके अलावा आप उनको धान में जो कीट लगते हैं इस समय, उनसे वह कैसे बचें? सबसे ज़्यादा जो समस्या जाती है हमारी धान में वो जाती है रस चूसक कीटों की जी। और वो जैसे जैसे बाल स्टेज बाली अवस्था आ जाती, लगभग 70 दिन बाद निकलने लगती, 75 दिन बाद बाली अवस्था आती है और रस चूसक कीट उसको नुकसान पहुंचाते हैं जी। तो हमें कोई भी सिस्टेमिक जो है रस चूसक कीट का जो है, इमिडाक्लोप्रिड है, बहुत अच्छी दवाई है, थायोमेथाक्साम है, इनमें से कोई भी एक दवा लें और यदि इमिडाक्लोप्रिड ले रहे हैं तो आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसमें किसान भाइयों को छिड़काव करना है। और थायोमेथाक्साम ले रहे हैं तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। दोनों अलग अलग दवाइयाँ हैं, किसी एक का छिड़काव हमारे किसान भाइयों को करना है। इनमें से कोई का भी चयन कर सकते हैं, वो जो दवा उनको वहाँ अपनी जगह पे मिल जाती है। डॉक्टर साहब, मैं जाते जाते आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों के लिए। आपने धान में रोग के बारे में बताया, कीट के बारे में बताया, अब धान में निंदाई गुड़ाई और अन्य सस्य क्रियाएं जो है उनके बारे में भी देखिए, किसान भाइयों को अपनी जो धान की फसल उन्होंने लगाई है, कई इस बार लेट भी हुए हैं कई जगहों पे किसान भाई, तो वृद्धि अवस्था उसकी चल रही है। कोनो वीडर से उसकी निंदाई करें 10 दिन की, 20 दिन की और 30 दिन के अंतराल पे। यदि सीड ड्रिल से उन्हें लगाया हुआ है और कोनो बीडर से यदि निंदाई का कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे उस पर कूचे अच्छे होंगे, कंसेट टिलर्स अच्छे फूटेंगे तो उनको कूचे अच्छे बनेंगे। यहाँ एक चीज़ और किसान भाइयों को बता दूं कि अब लगभग सोयाबीन का हम देखें या मूंग उड़द को देखें तो मूंग उड़द लगभग लास्ट की अवस्था में आ गए हैं और सोयाबीन भी हमारी फ्रूटिंग स्टेज में आ रहा है। तो उधर हमारे कृषि यंत्र अभी इस समय फ्री हैं हमारे किसान भाई, कृषि यंत्रों का रख रखाव का कार्य भी कर लें, जिसमें सीड ड्रिल है, आपकी अगली फसल के लिए थ्रेशिंग मशीन है, उनकी देखभाल इस समय कौन सी फसल की उनको थ्रेशिंग करना है, कृषि यंत्रों की एक बार तैयारी कर लें, अपने खलिहानों की साफ़ सफाई का कार्य कर लें। इस समय उनको मौका मिला हुआ, क्योंकि फिर एकदम से फसल हार्वेस्ट होने लगेगी, फिर उनके कृषि यंत्र तैयार नहीं हो पाएंगे। तो ये कार्य भी वो इसके साथ साथ कर लें और निदाई गुड़ाई धान में कर लें इस समय। और बीडीसाइड की स्टेज चूँकि निकल गई, आप बीडीसाइड अब धान में नहीं डालें, क्योंकि आप उसकी 1 माह की अवस्था तक ही आप बीडीसाइड का छिड़काव या खरपतवार नाशी का छिड़काव कर सकते हैं। तो इन बातों का विशेष अभी किसान भाई ध्यान रखें। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। किसान भाइयों की तरफ से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब समय हो गया है खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खबरें खेती की और आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। नुकसान की होगी भरपाई, पशुधन का महत्व, प्राकृतिक कृषि विकास योजना, कृषि में देश की तरक्की, सब्सिडी पर ले ट्रैक्टर। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। अतिवृष्टि से नुकसान की होगी भरपाई। पूरे राज्य में हुई भारी बारिश से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसान भाइयों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार करेगी इस नुकसान की भरपाई। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नुकसान के आकलन का सर्वे शुरू कर दिया गया है। श्री पटेल ने कहा कि शिवराज सरकार किसानों की सरकार है और किसानों के हितों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने बताया कि किसानों के खातों में नवंबर तक पैसे भेज दिए जाएंगे। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश से खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भरने के कारण सोयाबीन, मूंग, उड़द, तुअर और मक्का सहित अन्य फसलें प्रभावित हुई हैं।
अभी तक पूरे राज्य में 135 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है। इनमें सबसे ज़्यादा 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिर्फ सोयाबीन बोई गई है, जबकि 28 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई है। पशुधन का महत्व। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि के साथ साथ देश की ग्रोथ के लिए पशुपालन सहित संबंधित क्षेत्रों में जिम्मेदारी से काम करना होता है। पशुओं की नस्ल सुधरे, वे निरोगी रहें, ये समय की मांग है। श्री तोमर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। श्री तोमर ने प्रकृति व पशुओं के रिश्ता अटूट बताते हुए कहा कि मनुष्यों के साथ साथ पशुधन पक्षियों की देखभाल व उनके स्वास्थ्य की चिंता करना भी हमारा कर्तव्य है। पशुओं का अपार महत्व है और इसीलिए पशुओं को हम पशुधन कहकर संबोधित करते हैं। दुधारू पशुओं में रोग होने पर जनता भी प्रभावित होती है। पशुपालन क्षेत्र के महत्व के मद्देनजर ही प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत पशुपालन अवसंरचना कोष के रूप में 15,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया है। श्री तोमर ने बताया कि पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु हाल ही में स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैकइंड लॉन्च की गई है। प्राकृतिक कृषि विकास योजना। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास योजना शुरू की जा रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि योजना के पहले चरण में सभी जिलों के 100 ग्रामों का चयन किया जाएगा, जिनमें से 5 किसानों को चुना जाएगा और उन्हें दिया जाएगा गौपालन के लिए अनुदान। श्री पटेल ने बताया कि योजना में वही किसान शामिल होंगे जिनके पास देसी गाय होगी। सभी वर्गों के किसानों को न्यूनतम 1 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती की अनिवार्यता होगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी ने बताया कि योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए आत्मा योजना के मैदानी अमले को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक कृषि के लिए विभाग द्वारा पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है, जिसके द्वारा प्राकृतिक कृषि के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। कृषि में देश की तरक्की। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान से बहुत प्रगति की है। भारत आज अधिकांश खाद्य उत्पादों के मामले में पहले या दूसरे क्रम पर है। श्री तोमर ने कहा कि यहां तक पहुंचने में किसानों के परिश्रम, सरकार की किसान हितैषी नीतियों और वैज्ञानिकों के अनुसंधान का योगदान है। श्री तोमर ने ये बात राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा आयोजित 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 में कही। श्री तोमर ने कहा कि अब जलवायु की स्थितियां बदल रही हैं, इस चुनौती के मद्देनजर काम करना होगा। अब दलहन तिलहन में भी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। इसके लिए सरकार मिशन की तरह काम कर रही है, लेकिन नीतियों व फंडिंगों के साथ ही बीजों का आविष्कार ही ऐसा होना चाहिए जो कि उत्पादकता को बढ़ा सके व देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सके। इसमें महत्ती जवाबदारी कृषि वैज्ञानिकों की है, जिन्हें और काम करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी उपस्थित थे। सब्सिडी पर ले ट्रैक्टर। ट्रैक्टर आधुनिक खेती का अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है। ट्रैक्टर से कृषि कार्य आसान और बेहद सुगम हो जाते हैं। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ट्रैक्टर के लिए अनुदान प्रदान करती है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों से ट्रैक्टर अनुदान के आवेदन मांगे हैं। इच्छुक किसान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा 5 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। योजना के तहत प्रदेश के सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 25%, जिसमें 75,000 रुपये का अधिकतम अनुदान भी दिया जाता है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, लघु तथा सीमांत किसानों के लिए लागत का 35%, जिसमें 1 लाख रुपए के अधिकतम अनुदान का प्रावधान है। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमने जाना कि यदि खेत में जल भराव की स्थिति है तो कैसे हमें उससे निपटना है। इसके अलावा धान एवं सोयाबीन जैसी महत्वपूर्ण फसलों में क्या क्या कृषि समसामयिक कार्य करने हैं, इस सब के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें समझाया था। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम को आप दोबारा देख सकते हैं रात के 12 बजे और अगली सुबह 7:30 बजे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।